एजियोट्रॉप मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जो बॉयल होते हैं लाइक प्योर लिक्विड की तरह, मतलब उनके पास एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। रेशियो ऑफ एजियोट्रॉप्स इन लिक्विड फेस एंड वेपर फेस, अगर लिक्विड फेस और वेपर फेस में एजियोट्रॉप्स का रेशियो देखा जाए तो वो इक्वल होगा। एजियोट्रॉप्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एजियोट्रॉप्स दो तरीके के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है? इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रॉप्स का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर आइदर कंपोनेंट के। दैट इज़ ये शो करते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो सारे एग्जांपल्स जो भी निगेटिव डेविएशन के हैं वो आते हैं हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में। ऐसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है? इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रॉप्स का वो कम होगा आइदर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट के, और ये शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और जो भी सारे एग्जांपल हैं पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ के, वो सारे एग्जांपल आएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में। अब हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के, और ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बेस्ट रिजल्ट तब देती है जब सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। सॉल्यूट जो कि क्या होना चाहिए? नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब वेपर्स नहीं बनाएगा। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, मतलब वो पानी की होना चाहिए, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और सॉल्यूट जो है शुड नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट का सॉल्यूशन में ना तो एसोसिएशन हो ना तो डिसोसिएशन हो। 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं: रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वेपर्स नहीं बना रही, तो वेपर प्रेशर भी कम। तो सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा वो P0A XA के बराबर होगा। तो जहाँ पे P0A बराबर होगा P0 के, और जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, तो PS मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर बराबर होगा PS इंटू XA। तो यहाँ से PS अपॉन P0 XA के बराबर आ जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 1 से माइनस कर दूँ तो इससे फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स XA, जहाँ पे P0 माइनस PS जो है वो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और P0 माइनस PS अपॉन P0 जो है वो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन अगर मेरा डाइल्यूट है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 5% है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स बहुत कम होंगे सॉल्वेंट के मोल्स के। तो यहाँ पे Na प्लस NB को मैं Na लिख सकती हूँ। तो यहाँ से फॉर्मूला ये आ सकता है। इस वाले फॉर्मूले से रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड नहीं कर सकते, हम इससे कर सकते हैं। ये है करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TB से। अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसे ही फर्दर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से देखा गया जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम कहेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। KB से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही जो अगर हम इसको देखें KB की अगर हम यूनिट देखें तो KB की यूनिट क्या होगी? यहाँ पे केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे जो 8R है, R की वैल्यू होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जहाँ से ये फॉर्मूला है KB इज इक्वल्स RT0 स्क्वायर अपॉन 100 ऑफ L ऑफ वेपर प्रेशर, लेटेंट हीट ऑफ वेपर प्रेशर। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन क्या है? हमारा हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड टू वेपर। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही लोवरिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी सेम फॉर्मूला है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, लेकिन इसमें 1 ग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, ऐसे फर्दर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर जिस पे जो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड है वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जो कि इक्वल होगी रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। अब आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो T0 अगर बढ़ेगा तो TS कम होगा, सॉल्वेंट का बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का कम होगा। ऐसे T0 डेल्टा TF का फॉर्मूला आता है T0 माइनस TS।
तो यहाँ से देखते हैं अगर डेल्टा टी एफ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, तो यहाँ से एक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इसे कांस्टेंट आएगा के एफ, जिसको हम कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम के एफ की यूनिट देखें तो वो आएगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है के एफ जो कि डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा के एफ का आर टी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इनटू मोलर मास ऑफ ए के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला ये भी आ सकता है। अब कुछ एप्लीकेशंस देखी जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो क्या है सॉल्ट जैसे कि NaCl प्लस CaCl2, ये क्या करता है, यूज टू क्लियर स्नो ऑन रोड्स, जो भी रोड्स पे स्नो होती है उसको क्लियर करने में काम करता है। एज इट डिप्रेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH ये क्या करता है, ऐड होता है कार रेडिएटर्स के साथ टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सो दैट कार कैन स्टार्ट इन विंटर्स। तीसरा है सॉल्ट स्प्रिंकल्ड ऑन आइस, हम आइस में सॉल्ट को स्प्रिंकल कर देते हैं, जैसे कि हमने आइसक्रीम ट्रॉलीज में देखा है, जिससे कि आइसक्रीम जो है वो मेल्ट नहीं करती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। हम यहाँ पे देखूँगा जैसे मैंने दो कंसनट्रेशंस ले ली, इसकी 0.1 m, इसकी 0.5 m, तो किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे, इसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे अभी ज़्यादा है, C1 की अगर सपोज करेगी ज़्यादा है। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाएंगे, और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएंगे। तो जहाँ पे C1 जो है वो C2 के बराबर हो। ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट लो से हाई कंसनट्रेशन की तरफ कहलाता है ऑस्मोसिस। इसके दो तरीके के होते हैं, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब इसमें पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन एक्सोऑस्मोसिस में वो मूव करते हैं अंदर से बाहर की तरफ, मतलब बाहर जा रहे हैं तो एक्सो मतलब बाहर जाना। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल स्प्रिंकल वाटर एज वेजिटेबल स्मेल ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। पिकल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सोऑस्मोसिस व्हेन मैंगो पुट इन सॉल्ट सॉल्यूशन। पैकेज्ड फूड जैसे कि मीट है, उसमें सॉल्ट स्प्रिंकल्ड किया जाता है ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। वाटर्स कम्स इट बैक्टीरिया डेवलपमेंट चांसेस आर लो। पैकेज्ड फ्रूट also dipped in sugar solution to remove by exosmosis. Edema, doctors advise gargles with hot water as due to exosmosis water comes out and reduce pain. SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो तरीके की होती है, एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि गॉड ब्लैडर, पिग ब्लैडर, और आर्टिफिशियल जैसे कि बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 Fe6। ऑस्मोटिक प्रेशर चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम P से और या फिर पाई से भी डिनोट करते हैं। ये क्या है, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड जो कि सो दैट नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इज़ जीरो, कितना कम से कम प्रेशर अप्लाइड हो कि जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट ज़ीरो हो जाए। तो पाई इज़ इक्वल्स CRT। अब ये कैसा है, जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसनट्रेशन के टेम्परेचर के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है R, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा पाई इज़ इक्वल CRT, जहाँ पे C कंसनट्रेशन है, टेम्परेचर केल्विन में है, और R जो है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स या फिर 1/12, और दूसरा 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स या फिर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स या फिर 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर्स को अगर मैं देखूं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के टर्म्स में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, उसका फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से रो GH, जहाँ पे रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी, और G जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हाइट जो कि सेंटीमीटर में है, H। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, π1 इज इक्वल्स π2, तो C1RT इज इक्वल C2RT, तो जहाँ पे दोनों की कंसनट्रेशंस बराबर आ गई। अब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हाई से लो की तरफ कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि डेसिलिनेशन ऑफ वाटर में, यहाँ से मैंने पिस्टन लगा के यहाँ से प्रेशर दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर आउटलेट, यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, जहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के, पाई के। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जैसे CH3COOH का मोलर मास है 6G, तो अगर मैं सॉल्वेंट को वाटर लूँगी
जैसे अभी तो सिंपल क्या लिया, ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन हो रहा है। सॉल्वेंट को अगर मैंने एसीटोन ले लिया तो मोलर मास 60 आया, लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट को वाटर ले लूँ तो डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट का, तो इसमें जो मोलर मास आएगा वो 60 से कम आएगा, मतलब एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है। और अगर सॉल्वेंट बेंजीन ले लूँ तो क्या होगा, सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाएगा, तो भी क्या होगा, मोलर मास जो होगा वो कुछ ज़्यादा आ रहा होगा, मतलब एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा होगा। एबनॉर्मल मोलर मास तब आता है जब डिसोसिएशन होता है सॉल्यूट का या फिर एसोसिएशन होता है सॉल्यूट का। पार्टिकल्स ज़्यादा तो सीपी ज़्यादा और मोलर मास कम, जैसे कि सॉल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, KCl, K2SO4 हो गया। अब एसोसिएशन हो रहा है मतलब पार्टिकल्स कम बन रहे हैं, तो सीपी कम तो Mb मतलब मोलर मास ज़्यादा। तो ये जैसे कि क्या फिनॉल हो गया इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वॉन ऑफ फैक्टर क्या होता है, I, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्स होती है मोलर मास के। अब अगर हमारा सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे कि सॉल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, KCl हैं, तो इनका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो जहाँ पे N जो है वो पार्टिकल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं बाय डिसोसिएशन, तो अल्फ़ा जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोशिएट हुए हैं अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जो कि लिए गए हैं। अगर इसका परसेंटेज निकालूंगी तो अल्फ़ा इंटू 100 हो जाएगा, जहाँ से I का क्या फॉर्मूला आ जाता है, I इज़ इक्वल्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, या फिर मैं अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला कह सकती हूँ I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, जहाँ से अगर मैं NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊँ तो वो Na प्लस में टूटेगा प्लस Cl माइनस में, तो एक Na में एक Cl में, तो N आ गया 2। ऐसे ही फर्दर K2SO4 का 2K और एक SO4 2 निगेटिव, तो इसका N आ गया 3। ऐसे ही फर्दर K3PO4 का 3K और एक P, तो यहाँ पे आ गया 4 N। फॉर्मूला का दिखाऊँ यहाँ पे तो A मोल्स ऑफ N लिए हैं जो कि N मोल्स ऑफ A दे रहे हैं। इनिशियल देखा तो इसकी कंसनट्रेशन अभी C है, मतलब ये नहीं बना, इनिशियल है तो ये 0 होगा। तो अगर कुछ T टाइम पे देखूँ तो X मोल्स जो कि डिसोशिएट हुए हैं, तो इसमें से X मोल्स डिसोशिएट हो गए C माइनस X, और इधर इतने ही बन के आ गए, X बन के आ गए, इधर से X हटे तो इधर से X बन के आ गए, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट N था तो यहाँ से N आया, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है I इज़ इक्वल्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। तो अगर हमारा 100% डिसोशिएशन हो रहा है, मतलब अल्फ़ा हमारा 1 है, तो I किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर, जहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर ऐसे ही मैं सॉल्यूट का एसोसिएशन करा दूँ, जैसे कि सॉल्यूट के कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, जहाँ पे सॉल्वेंट है बेंजीन या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो N जो है वो पार्टिकल्स जो एसोशिएट हो रहे होंगे टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। जैसे अगर 2 बनाएंगे तो डाइमर, N3 आएगा तो ट्राइमर, ऐसे फर्दर 4 आएगा तो टेट्रामर बना रहा होगा, जहाँ पे अल्फ़ा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जो कि नंबर ऑफ मोल्स जो एसोशिएट हुए हैं अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जो कि लिए गए हैं। जहाँ पे अगर इसकी मैं परसेंटेज निकालूँ तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे I इज़ इक्वल्स क्या होता है 1/n, तो ये फॉर्मूला आएगा I इज़ इक्वल्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N। यहाँ से अगर मैं देखूँ N मोल्स ऑफ A गिव्स प्लस सॉल्वेंट गिव्स A मोल्स ऑफ N, तो इनिशियली अभी मैं इसकी कंसनट्रेशन C ली, यहाँ पे अभी 0 है क्योंकि अभी नहीं बना, तो यहाँ से कुछ X मोल्स जो कि एसोशिएटेड हुए हैं, तो यहाँ से C माइनस X और यहाँ पे X/N। यहाँ से जैसे अगर N मोल्स का A बन रहा है, N मोल्स से A, तो 1 से कितना बनेगा 1/n, तो X से कितना बनेगा X/n बनेगा। तो यहाँ से फर्दर फॉर्मूला आ जाता है मेरा इज़ इक्वल्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N, ये वाला। तो अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है तो अल्फ़ा 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा 1 रख के इस फॉर्मूले में I इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन N आ जाएगा। हमारे जो सॉल्यूट होते हैं वो ना तो एसोशिएट होते हैं ना तो डिसोशिएट होते हैं। सॉल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि सॉल्यूट अगर मेरा यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुगर है, एक्सेट्रा, I1 कब होगा, जब ना तो एसोसिएशन होगा ना तो डिसोसिएशन होगा। I ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब डिसोसिएशन हो रहा होगा, और I लेस देन 1 कब होगा, जब एसोसिएशन हो रहा होगा। पाई को हम क्या लिखते हैं CRT, लेकिन एबनॉर्मल मोलर मास जब I आ जाता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ जाता है, तो ICRT, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स I इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू I इंटू के एफ इंटू एम, ऐसे ही फर्दर P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू I इंटू एक्स ऑफ बी। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I इंटू सी, जहाँ पे C है हमारा कंसनट्रेशन। अगर हमारी सारी कंसनट्रेशन सेम होंगी तो हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी I के, जहाँ पे डेल्टा टी भी होगा T माइनस T0, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, और TF इज इक्वल्स T0 माइनस TS, जहाँ पे डेल्टा TF जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के, जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके इन्वर्स हुआ I के।